हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, तो ये वहीं से स्टार्ट करेंगे जो होमवर्क मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे आपको क्वेश्चंस करने के लिए। तो 5 क्वेश्चंस होमवर्क थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि स्मूथ सरफेस पे, मतलब बिना फ्रिक्शन के, अगर मुझे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इन ऑब्जेक्ट्स को अगर प्योर रोलिंग करानी है तो किस सेंटर से कितनी दूरी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी चाहिए कि ये प्योर रोलिंग कर सकें। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 3 केसेस मैंने होमवर्क दिए थे आपको, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ये 3 होमवर्क दिए थे मैंने आपको। तो हॉलो सिलेंडर को देखें अगर, तो मान लेते हैं सेंटर से x दूरी पे ऊपर मैं कैपिटल F लगा रहा हूं सच दैट ये प्योर रोलिंग कर पाए, फ्रिक्शन नहीं है यहां। तो प्योर रोलिंग होने के लिए यहां कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सलेशन 0 होना चाहिए। ACM हो जाएगा F/m, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, केवल कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स है, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, सेंटर बैठ के देखूंगा तो कैपिटल F का टॉर्क दिखेगा केवल, तो Fx हो जाएगा टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो गया mr²। तो यहां पर से अगर देखेंगे m से m कटा, F से F कटा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अल्फा आर, एक और r भी मल्टीप्लाई होगा तो ये r से r कटेगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ रही है r के बराबर। दूसरा, अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है सॉरी, तो मान लेते हैं सेंटर से x दूरी पे कैपिटल F लग रही है हॉरिजॉन्टली सच दैट बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग कर सके। तो प्योर रोलिंग करने के लिए फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। तो ACM की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन m, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर के अबाउट केवल F का टॉर्क है, तो Fx अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का हो जाएगा 2/3 mr² इंटू r। तो यहां पर से देखेंगे m से m कटेगा तो F से F कटेगा, ये इधर जाएगा 3, तो एक r कटेगा, तो 2r/3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2r/3। तो 2r/3 दूरी पे लगना चाहिए सेंटर से, मतलब 0.66 r, 0.67 r पे लगेगा। ये तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगना चाहिए, r दूरी मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो रिंग या हॉलो सिलेंडर के केस में आपको अगर प्योर रोलिंग करानी है बिना फ्रिक्शन के, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको कैपिटल F लगाना पड़ेगा। नाउ ये वाला केस सॉलिड स्फीयर, तो सेंटर से x दूरी पे अगर देखेंगे तो फिर से ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर सेटिस्फाई होना चाहिए। ACM की वैल्यू हो गई F/m शुड बी इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी Fx, टॉर्क हो जाएगा Fx अपॉन I हो जाएगा 2/5 mr² इंटू r। तो यहां से देंगे F से F कटेगा, M से M कटेगा, ये r कटेगा, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2r/5, मतलब 0.4 r एक तरीके से। तो ये सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर से 0.4 r दूरी पे अगर आप लगाएंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था, एक सॉलिड स्फीयर दिया था और उसके सेंटर पे कैपिटल F लगा रहे थे, तो पूछा हुआ था कि कितना फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ताकि ये प्योर रोलिंग कर सके। तो मान लेते हैं फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को लग रहा है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, अगर मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको राइट साइड को लगना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मान लेते हैं फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को लग रहा है, लेकिन जो आपने माना उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखिए। तो ACM इधर और अल्फा ऐसे करके एज्यूम किया, तो प्योर रोलिंग होने के लिए ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये कॉन्टैक्ट पॉइंट नो स्लिपिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। तो ACM की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाई मास। अल्फा की वैल्यू के लिए सेंटर पर बैठकर देखेंगे तो कैपिटल F का कोई टॉर्क नहीं है, केवल स्मॉल f का टॉर्क है, तो इसका टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर अपॉन I की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr² इंटू आर। तो यहां से देखेंगे तो m से m कटेगा, r² से r² कटेगा, ये 2 इधर गया, 2 कैपिटल F माइनस 2 स्मॉल f इजिकल टू 5f। तो यहां पर से आ जाएगा स्मॉल f नहीं 3 आएगा यहाँ, सॉरी हाँ नहीं 7 आएगा, सॉरी हाँ, 2f इज इक्वल टू 5 स्मॉल f, सो स्मॉल f हो जाएगा 2 कैपिटल F/7। तो ये स्मॉल f की वैल्यू होगी जितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी अगर इसको प्योर रोलिंग करनी है। नाउ ये वाला केस देखेंगे अगर, तो यहां पर कैपिटल F, ये हॉलो स्फीयर का केस दिया हुआ था और कैपिटल F टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा था, तो पूछा हुआ था फ्रिक्शन कितना लगेगा, किस तरफ लगेगा ताकि ये प्योर रोलिंग कर सके। फिर से प्योर रोलिंग होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी, ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। ACM लिखेंगे तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाई m आएगा, कैपिटल F राइट साइड को, स्मॉल f लेफ्ट साइड को,
इज इक्वल अल्फा देखेंगे तो सेंटर और बैठकर देखेंगे तो कैपिटल एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज और स्मॉल एफ का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, तो कैपिटल एफ इंटू आर प्लस स्मॉल एफ इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 2/3 mr² इंटू आर। तो यहां से देखेंगे तो एम से एम कटेगा, ये आर आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहां पर 2f माइनस 2 स्मॉल एफ इजिकल टू 3f प्लस 3f। तो यहां पर ये हो जाएगा अगर देखेंगे नहीं माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, ये -5f इज इक्वल टू कैपिटल एफ, तो f इज इक्वल टू -f/5। माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ, माइनस साइन ये बता रहा है कि फ्रिक्शन लेफ्ट को ना लग के राइट साइड को लगेगा f/5, तब ये प्योर रोलिंग कर पाएगा। तो ये इस तरीके के सवाल बेटा काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो ये करने आनी चाहिए आपको अच्छे से, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग समझना स्टार्ट किया था, और हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला था हमने, विच वाज A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रही है तो उसमें जो उसको इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है, वो जो एक्सलेशन उसका निकल के आता है इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा एंगल का है, और उस पर ये ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है कि इनफ फ्रिक्शन है यहाँ पर, तो फिर A की वैल्यू निकल के आती है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। तो ये हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था। तो ये कैसे डिराइव किया था, ये इसका डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखिए ध्यान से ना। अगर इम्प्योर रोलिंग होगी तो फिर एक्सलेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि तब फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का लगने लगेगा। नाउ तो इस पर बेस्ड कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इट इज ½ mv² प्लस ½ I⍵²। ये हमने पहले भी बात की थी पिछले चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी नहीं सॉरी इसी चैप्टर में, यहां पर जब हम रोटेशन की बात कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड, अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है तब होता है ½ mvcm², और अगर प्योर रोटेशनल मोशन हो तो ½ I⍵²। अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to ground is kinetic energy of system with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass with respect to ground। ये हमने देखा था पिछले चैप्टर में। तो काइनेर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा ½ mvcm² प्लस काइनेर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ½ ICM⍵²। तो ½ ICM⍵², सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई जो एक्स और रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो ये हमारा अगर इंक्लाइन है फॉर एग्जांपल, और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये फॉर एग्जांपल इंक्लाइन की कुछ लेंथ होगी L, ये इंक्लाइन की लेंथ है फॉर एग्जांपल L। अब ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और प्योर रोलिंग कर रहा है, उसने बोला है प्योर रोलिंग कर रहा है, तो जब ये यहां पहुंचेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जब इंक्लाइन के, तब तक इसके सेंटर ने कुछ v और कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा, इसके सेंटर ने कुछ v और कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा। तो कितना v और कितना ओमेगा गेन किया होगा इसके सेंटर ने, ये हमें निकालना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये एक्सलेशन आपको पता है अगर, तो आप निकाल सकते हैं कि v निकालना है अगर, तो प्योर रोलिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी में ले लेता हूं कुछ, तो ये बॉडी फॉर एग्जांपल है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, तो उसका हमें पता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो k की वैल्यू r/√2 होती है उसके। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो अगर ये वाले कंसेप्ट से चलें, एक्सलेशन अगर मैं निकालूं तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। k की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए होती है r/√2, तो ये हो जाएगा r²/2r²। तो ये आ जाएगा ACM आ जाएगा 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन हो जाएगा। ठीक हो गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन हो गया 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। नाउ अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ये है, तो L दूरी तक अगर ट्रेवल करना है तो जो v आ जाएगा v इज इक्वल टू v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अगर मैं अप्लाई करूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v² इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हो जाएगी
2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3, डिस्प्लेसमेंट हो गया l, तो v की वैल्यू आ गई √4gl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v. तो ये v की वैल्यू है √4gl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ v. v मतलब सेंटर ऑफ मास की ये स्पीड है. नाउ इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है. दूसरा तरीका देखेंगे. अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रही है प्योर रोलिंग. हमको दिया हुआ है ये कि फ्रिक्शन इनफ था, प्योर रोलिंग हो रही है, ये दिया है. तो ग्रेविटी लग रही होगी, बिल्कुल सही है. नॉर्मल भी लग रहा होगा और फ्रिक्शन लग रहा होगा. अब सवाल है फ्रिक्शन कैसे नेचर का लग रहा होगा. तो फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है. अब फ्रिक्शन अगर स्टैटिक लग रहा है तो किसी भी गिवन मोमेंट पे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है इट इज जीरो. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो है. तो पावर प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन will be force of friction into velocity of point of application. तो velocity of point of application is zero. तो मतलब power provided by friction will be zero. इसका मतलब friction कोई power provide नहीं कर रहा है हमारी बॉडी को. net power provided by friction is zero. तो power provided by friction अगर zero है तो work done by friction भी zero होगा. ये static friction है. तो static friction के द्वारा इस बॉडी पे जो net work किया गया होगा यहां से यहां आने में इट विल बी जीरो. तो अगर नेट वर्क जीरो है तो और नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो है, तो यहां से यहां आने में केवल एक फोर्स ने वर्क किया है, वो है ग्रेविटी. ग्रेविटी के कंपोनेंट अगर मैं तोड़ूं तो ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा जो है उसकी डायरेक्शन में l डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क एनर्जी थ्योरम की. दिस शुड बी k फाइनल माइनस k इनिशियल. तो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन बनेगी. नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है यहाँ. वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखेंगे तो इट इज mg साइन थीटा इंटू एल. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg साइन थीटा इंटू एल. दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी. दैट शुड बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल. तो k फाइनल हो जाएगा हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर माइनस के इनिशियल हो जाएगा जीरो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो. तो mg साइन थीटा इंटू एल दैट इज इक्वल टू हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर. तो यहां पर से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि VCM कितना निकल के आ रहा है, और यहां पर क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा विल बी इक्वल टू VCM डिवाइडेड बाई आर. मतलब ओमेगा की जगह VCM बाई आर पुट किया जा सकता है. ये मैंने निकाला है पहले से VCM. ये VCM मैंने निकाला था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की मदद से, कि जो प्योर रोलिंग करता है अगर तो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है. अब मैं ये निकाल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. तो अगर कैलकुलेट करूं मैं तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी mgl साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM की जगह आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2. सॉलिड सिलेंडर लिया हमने. ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा VCM स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. VCM बाई आर है ओमेगा, तो ऐसे देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा और m से m कट जाएगा. तो ये आ जाएगा GL साइन थीटा. GL साइन थीटा इज 4 अगर LCM लिया तो 3 इंटू VCM स्क्वायर. तो VCM की वैल्यू आ जाएगी √4GL साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3. तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो VCM की वैल्यू दोनों केसेस से सेम निकल के आ रही है. मतलब आप ACM वाला फॉर्मूला लगाएं प्योर रोलिंग में या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, दोनों लगाने आने चाहिए आपको. वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमें बहुत बार लगाना पड़ता है. तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो. अगर स्टेशनरी सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन के द्वारा जीरो वर्क होगा. तो फिर केवल ग्रेविटी के वर्क को हमें काउंट में लेना पड़ेगा. बस ध्यान जो रखना है वो है काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी. मतलब दोनों काइनेटिक एनर्जीज का एडिशन लिखना पड़ेगा एक तरीके से, तभी हमारा आंसर सही आएगा. तो ये याद रखेंगे कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो बहुत बार वर्क एनर्जी थ्योरम से ज्यादा आसान हो जाएंगी प्रॉब्लम्स. ठीक है. नाउ तो यहां पर हमारी CPS में जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे.
कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन, वो रोलिंग नहीं है लेकिन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है। कंसेप्ट वही है कि आपको किसी पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकालनी है, जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P with respect to ground will be velocity of that point with respect to center of mass plus velocity of center of mass with respect to ground। तो ये सिंपल रिलेटिव मोशन की इक्वेशन है एक तरीके से, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वहां क्वेश्चन है कि एक रॉड है, इस तरीके से एक रॉड है और ये रॉड जो है वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब उसके सेंटर में वेलोसिटी है v और सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, मतलब दोनों मोशन है इसमें, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी है। अगर केवल ट्रांसलेशन होता तो ये रॉड ऐसे मूव करती, मतलब इस तरीके से मूव करती, अगर केवल ट्रांसलेशन होता तो ये रॉड ऐसे करके मूव करती, प्योर ट्रांसलेशन अगर होता। केवल रोटेशन होता सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ऐसे मूव करती। अभी क्या है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, तो ये ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन भी करेगी, मतलब दोनों मोशन साइमल्टेनियसली होंगे, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशन। तो फिर हमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी। टोटल रॉड की लेंथ एल है, ये ए पॉइंट टॉप वाला पॉइंट है, बी पॉइंट बॉटम वाला पॉइंट पे। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखना है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा ए पॉइंट, और सेंटर ऑफ मास से दूरी इसकी l/2 है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी वेलोसिटी ओमेगा l/2 दिखाई देगी, प्लस इसमें v जोड़ना पड़ेगा। तब क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी खुद v है, तो ओमेगा l/2 दिस इज वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा इसको देखेंगे अगर b पॉइंट को, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये लेफ्ट को जाता हुआ दिखेगा ओमेगा l/2 से, और खुद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी राइट साइड को है, तो इसकी टोटल वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस ओमेगा l/2 टूवर्ड्स राइट अगर देखेंगे, और इसकी v प्लस ओमेगा l/2 टूवर्ड्स राइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अ सिलेंड्रिकल ड्रम पुश्ड अलोंग द बोर्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है बेटा, तो जरा देखेंगे ध्यान से कि सेंटर की वेलोसिटी अगर v है और सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, v और ओमेगा आर एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो टोटल वेलोसिटी हो जाती है जीरो बॉटम मोस्ट पॉइंट की। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट को देखेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो टोटल वेलोसिटी होती है वो होती है v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर v के बराबर है, तो एक तरीके से 2v हो जाती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बेटा 2v के बराबर हो जाती है। तो इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर एक इस तरीके से एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ड्रम है, और यहां पर सिलेंड्रिकल ड्रम पुश्ड अलोंग बाय अ बोर्ड rolls forward on the ground. There is no slipping at any contact. Find the distance moved by the man who is pushing the board when the axis of cylinder covers the distance L. तो ये एक आदमी ऐसे करके पुश कर रहा है इसको, ऐसे करके पुश कर रहा है, और ये प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, उसने दिया है। तो वो पूछ रहा है कि जब ये सेंटर इसका L दूरी अगर मूव कर चुका है, तो सेंटर L दूरी मूव कर चुका होगा, तो ये आदमी कितना दूरी मूव कर गया होगा, पुश करते हुए आदमी कितनी दूरी मूव कर गया होगा। तो बेटा अगर देखेंगे किसी भी गिवन मोमेंट पे सेंटर की जो भी वेलोसिटी होगी, इस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी उससे डबल होगी, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी डबल होगी, और यहां स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये बोर्ड और इसके भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है वही बोर्ड की वेलोसिटी भी होनी चाहिए, और टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, और टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी आदमी की भी वेलोसिटी वही होगी। तो मतलब सेंटर अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो आदमी 2v स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो सेंटर अगर x डिस्टेंस मूव किया होगा तो फिर तब ये टॉप पॉइंट 2x डिस्टेंस मूव किया होगा, मतलब सेंटर अगर l डिस्टेंस मूव किया होगा तो टॉप पॉइंट कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, तो टॉप पॉइंट तब 2l डिस्टेंस मूव किया होगा। तो मतलब यहां पर वो आदमी जो पुश कर रहा है, वो जो है 2l डिस्टेंस मूव कर गया होगा जब तक ये सेंटर l डिस्टेंस मूव किया होगा। देखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कैसे किया इस बात को समझेंगे। यहां पर जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटर की वेलोसिटी होती है टॉप पॉइंट की वेलोसिटी उससे डबल आती है एक तरीके से।
Next, question number 3. A force F is acts tangentially at the highest point of the sphere of mass m kept on a rough horizontal plane if the sphere rolls without slipping. ये मैंने करा दिया एक तरीके से, ये एग्जाम्पल में हो चुका है, फोर्थ भी एग्जाम्पल में हो चुका है, मतलब थियरी में ही हो चुका है पहले से, फिफ्थ भी थियरी में हो चुका है, अभी करा चुका हूं मैं, सिक्स्थ मैं बाद में कराऊंगा स्पेशल लेक्चर में, सेवंथ भी थियरी में हो चुका है, एट्थ क्वेश्चन, अ सिलेंडर इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड केप्ट, ये भी थियरी में हो चुका है, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय सिलेंडर बिफोर इट परफॉर्म प्योर रोलिंग, ये थियरी में करा चुका हूं मैं। नाइन्थ क्वेश्चन, a hollow sphere is projected horizontally along a rough surface with speed v and angular velocity omega naught, find out the ratio of v upon omega naught so that the sphere stops moving after some time। हाँ, ये देखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक ऐसे ये सब सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी v और कुछ ओमेगा प्रोवाइड किया है, और ये इस तरीके से प्रोवाइड किया, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो दोनों अपोजिट सेंस में, एक तरीके से v और ओमेगा अगर देखेंगे तो ये v है और ये ओमेगा नॉट है शुरुआत में, तो ये पॉइंट देखेंगे तो v भी राइट साइड को है और ओमेगा आर भी राइट साइड को, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट राइट साइड को रगड़ खाएगा, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को लगेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड को होगा ACM, और अल्फा जो होगा वो इस तरीके से होगा अल्फा। तो अगर आप देखेंगे ACM वेलोसिटी के अपोजिट है और अल्फा ओमेगा के अपोजिट है, तो मतलब वेलोसिटी भी घटेगी और ओमेगा भी घटेगा, दोनों घटेंगे। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू, और हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3m² लेना पड़ेगा सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v अपॉन ओमेगा नॉट सो दैट द स्फीयर स्टॉप्स मूविंग आफ्टर सम टाइम। स्टॉप्स मूविंग का मतलब है कि v भी जीरो हो जाए और ओमेगा भी जीरो हो जाए, मतलब जिस मोमेंट पे v जीरो होगी उसी मोमेंट पे ओमेगा भी जीरो होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम उसी मोमेंट पे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम t टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेंगे और t टाइम पे ओमेगा निकाल लेंगे। तो t टाइम पे जो वेलोसिटी vt जो हो जाएगी, इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी v माइनस ACM इंटू टी, और ओमेगा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी। तो ये अगर देखेंगे तो v ACM कितना है, ACM विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू mg, तो ये म्यू जी इंटू टी, क्योंकि ACM जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस म्यू mg अपॉन m, तो माइनस म्यू जी हो जाएगा, ठीक हो गया। अल्फा की वैल्यू, मतलब ये माइनस साइन लगा चुका हूं मैं पहले से, मतलब ACM पता है मुझे लेफ्ट साइड को है कि वो v के अपोजिट है। ओमेगा नॉट अल्फा जो आएगा, अल्फा के लिए फिर से सेंटर बैठेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क दिखेगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू टॉर्क विच इज म्यू mg r अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 2/3mr²। तो यहां से देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू जी अपॉन 2r, तो अल्फा की वैल्यू 3 म्यू जी अपॉन 2r हो जाएगी। तो यहां पर अगर देखेंगे तो दिस इज ओमेगा नॉट माइनस 3 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी। तो अगर इसको रुकना है, परफेक्टली रुक जाना है, तो इसका मतलब जिस मोमेंट पे v जीरो हुआ होगा उसी मोमेंट पे ओमेगा भी जीरो होगा सेम टाइम पे, तो मतलब 0 इज इक्वल टू v माइनस म्यू जी टी एंड 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 3 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई v अपॉन म्यू जी, दैट शुड बी इक्वल टू, या आ गया ओमेगा नॉट इंटू 2r अपॉन 3 म्यू जी, तो म्यू जी से म्यू जी कट गया, तो यहां से v अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 2r/3, मतलब v अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू 2r/3 के बराबर अगर होगी तो फिर ये हॉलो स्फीयर कंप्लीटली स्टॉप कर जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप कर जाएगा, मतलब v भी जीरो हो जाएगा और ओमेगा भी जीरो हो जाएगा एक ही सेम इंस्टेंट पे, फिर उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं रुका रहेगा। Next, question number 10. A sphere rolls without slipping on a rough with speed v naught if the mass of the sphere the angular momentum। हाँ, तो ये अगला जो कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो जो हमारा अगला कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम in
कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। नाउ अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम हमने किया था इसी चैप्टर में, तो एंगुलर मोमेंटम हमने प्योर ट्रांसलेशन में भी देखा था और प्योर रोटेशन में भी देखा था। तो प्योर ट्रांसलेशन अगर जैसे सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइंड था वो था r क्रॉस p, सिंगल पार्टिकल के लिए जैसे डिफाइंड था, तो वो निकल के आ जाता है mvr। तो l की वैल्यू mvr परपेंडिकुलर या mv परपेंडिकुलर इंटू r, एक ही बात है। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल निकल के आता है। प्योर रोटेशन में अगर मैं बात करूं, प्योर रोटेशन में अगर मैं बात करूं तो प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है आई ओमेगा, ये हमने निकाला भी था। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो भी एक्सेस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। नाउ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अगर होगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आता है। तो इसका डेरिवेशन काफी लेंदी है और थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स भी है, क्योंकि उसमें ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह आता है, तो इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। लेकिन इसको केवल याद रख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन अगर होगा तो नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ग्राउंड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब एक तरीके से दिस इज रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम एंड दिस विल बी ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम। तो एक तरीके से जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी भी अगर आपको याद हो दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी कि नेट काइनेटिक एनर्जी वाज एडिशन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसी तरीके से नेट एंगुलर मोमेंटम भी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम एंड ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम। तो ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम है मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसेंट्रेटेड होता तो जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है दैट इज रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी गिवन पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूं यहां। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फॉर एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है, रेडियस r है। तो फॉर एग्जांपल ये सेंटर के अबाउट इसकी वेलोसिटी vcm है, और फॉर एग्जांपल ये फिलहाल प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। अगर ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो जैसे जमीन का कोई पॉइंट है, तो जमीन का ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ना। फिलहाल ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो यहां पर हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। वैसे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मुझे हर पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करना पड़ता। इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहता हूं मैं, जमीन के पॉइंट के अबाउट, ग्राउंड पे जो पॉइंट है जमीन पे, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो उसके लिए इसके अगर प्योर ट्रांसलेशन कर रही है बॉडी, तो फिर सारे के सारे वेलोसिटीज, सारे के सारे मास को मैं एक तरीके से सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकता हूं और उस सेंटर के मास को वेलोसिटी दे सकता हूं जो भी हमारी वेलोसिटी है। तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम और इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम निकल के आता है। तो ये निकल के आएगा, अगर देखेंगे ये r रेडियस है, तो यहां से अगर देखेंगे पोजीशन वेक्टर r होगा, लेकिन हमें परपेंडिकुलर दूरी देखनी होती है, तो ये हो जाएगा mv, मतलब अगर ये x है और ये r है तो यहां पर mv इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम, mvr होगा केवल, और उसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इस तरीके से, ठीक है। नाउ अगर इसी बॉडी का, इसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, मतलब ये हमारा जो सॉलिड सिलेंडर था, फॉर एग्जांपल ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा होता
और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती, तो फिर इस पॉइंट के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम होता? तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम होता किसी भी पॉइंट के अबाउट वही एंगुलर मोमेंटम होता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो फिर जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो सिस्टम प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम हो जाता ICM इंटू ओमेगा, और ICM हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा, और ये इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, नाउ यही बॉडी लूं अगर मैं, और इस बार ये कर रही है रोलिंग, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मतलब इसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। अब तो ये हमारा वही सॉलिड सिलेंडर है और इसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, दोनों प्रेजेंट है, मतलब VCM है और ओमेगा भी है। तो फिर अब इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आता है इस बॉडी का? सॉलिड सिलेंडर है, m मास r रेडियस का। नाउ अब अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग निकल के आएगा, जैसे मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं जमीन के पॉइंट के अबाउट, ये जमीन का पॉइंट है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहता हूं। फिर दूसरा मैं कैलकुलेट करूंगा ये सेंटर ऑफ मास की लाइन में जो ये पॉइंट है। फिर तीसरा मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा ये टॉप पॉइंट की लाइन में जो पॉइंट है। अब ये सब पॉइंट ग्राउंड के पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट्स के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सबसे पहले ये पॉइंट को नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं C। तो ये इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट A, B, C के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, A, B, C ये 3 पॉइंट्स के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पहले A के अबाउट देखेंगे, इसमें डायरेक्शन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट A अगर निकालना चाहूं मैं, तो उसके लिए A के अबाउट देखेंगे तो एक ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम आएगा और एक रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट A विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर मतलब एक तरीके से ये रोटेशन का और ये ट्रांसलेशन का। तो रोटेशन का निकालने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसका क्या एंगुलर मोमेंटम है, तो वो तो सिंपली ICM इंटू ओमेगा हो जाएगा। ICM मतलब mr² इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन देखेंगे तो ये ऐसे करके क्लॉकवाइज है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ग्राउंड। इसका मतलब है कि सारा का सारा मास अगर सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट होता तो फिर ग्राउंड के इस पॉइंट के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम निकल के आता? तो ग्राउंड के इस पॉइंट के अबाउट ये पोजीशन वेक्टर होता, लेकिन परपेंडिकुलर ये हो जाता, परपेंडिकुलर दूरी ये हो जाती वेलोसिटी की, तब वो निकल के आ जाता MVCM इंटू R, MVCM इंटू R निकल के आता, और वो भी क्लॉकवाइज ही आता, मतलब ये देखेंगे अगर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाता, दोनों ऐड हो जाते। नाउ फॉर एग्जांपल ये प्योर रोलिंग कर रहा होता तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा R होता, अगर प्योर रोलिंग हो रही होती तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाता, ओमेगा की जगह VCM बाई R लिख सकता हूं, तो mr² इंटू VCM बाई R प्लस MVCM R, तो ये हो जाएगा अगर देखेंगे तो 1 + 1/4, दिस इज 5/4 इंटू MVCM इंटू R। तो ये एंगुलर मोमेंटम होता A पॉइंट के अबाउट। नाउ दूसरा अगर देखेंगे B पॉइंट के अबाउट अगर देखें हम, तो B पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट B, ध्यान से देखेंगे तो B पॉइंट पर बैठकर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ये है B पॉइंट से, तो रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम तो अभी भी वही होगा, मतलब mr² इंटू ओमेगा, I ओमेगा होगा अभी भी क्लॉकवाइज, लेकिन ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा इट विल बी 0। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है सेंटर ऑफ मास के। तो R परपेंडिकुलर या VCM मतलब R और VCM के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिंपली यहां पर हो जाएगा, ओमेगा की जगह VCM बाई R लिखूंगा तो mr VCM बाई 2, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज B पॉइंट के अबाउट। नाउ C पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो C पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम, तो रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम फिर से वही हो जाएगा, मतलब आप देखें हर केस में रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हर केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो वही एंगुलर मोमेंटम होगा, तो mr² इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज। अब C के अबाउट देखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अगर देखेंगे R क्रॉस V करेंगे अगर तो वो आएगा प्लस
एम VCM इंटू आर, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी भी आर हो जाएगी, परपेंडिकुलर दूरी आर हो जाएगी, और यह आएगा एंटी क्लॉकवाइज अगर ध्यान से देखेंगे। तो इस बार ये ओमेगा की जगह VCM बाई आर डालेंगे, तो एम VCM आर बाई 4 क्लॉकवाइज प्लस एम VCM आर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, तो इसको नेगेटिव अगर मैं ले लूं तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 एम VCM आर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी। तो नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी, तो ये निकल के आएगा नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन देखना आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मेंस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी कम आते हैं इस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिनिश करेंगे, ये हमारे रोलिंग वाले टॉपिक को। थैंक यू।